29.1 परिचय। सामाजिक आंदोलन सामाजिक प्रगति का एक हिस्सा है। वे समय और स्थान पर विभिन्न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आंदोलन स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति सामूहिक असंतोष दर्शाते हैं। वे महत्वपूर्ण सामाजिक शक्तियों को पुनर्जीवित करते हुए समाज की सामूहिक आलोचना के रूप में कार्य करते हैं। एक समाजशास्त्र के छात्र के रूप में आप सामाजिक आंदोलनों के अर्थ और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों को समझना चाहेंगे। यह इकाई आपको सामाजिक आंदोलनों के कुछ बुनियादी मुद्दों से परिचित कराती है। इसका उद्देश्य सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझना है। सामाजिक आंदोलनों को समझने की अलग अलग परंपराएं हैं और उन परंपराओं की झलकियां भी यहाँ प्रस्तुत हैं। सामाजिक आंदोलनों के कई कारण हैं और यह इकाई सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति और उनमें विचारधारा, नेतृत्व और संगठन की भूमिकाओं की व्याख्या करती है। यहाँ सामाजिक आंदोलनों के परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की गई है। चूंकि हम इस खंड की निम्नलिखित इकाइयों में सामाजिक आंदोलनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटेंगे, इसलिए इस खंड की स्पष्ट समझ के लिए शुरुआत में ही इन प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया है। 29.2 सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा। सामाजिक आंदोलनों को आम तौर पर समाज में विचारों, विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोण, रिश्तों और प्रमुख संस्थानों में बदलाव लाने या इन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव का विरोध करने के लिए एक संगठित या सामूहिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। ब्लूमर 1951 सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए सामूहिक उद्यम के रूप में परिभाषित करता है। टोच 1965 सामाजिक आंदोलनों को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किसी समस्या को हल करने के प्रयास के रूप में देखता है जो उन्हें लगता है कि उनमें समान है। हेबरले 1972 के अनुसार यह कुछ सामाजिक संस्थाओं में बदलाव लाने या पूरी तरह से एक नई व्यवस्था बनाने का एक सामूहिक प्रयास है। J.R. गसफील्ड 1972 सामाजिक आंदोलन को सामाजिक व्यवस्था के कुछ पहलू में बदलाव के लिए सामाजिक रूप से साझा मांग के रूप में देखते हैं। विल्सन 1973 का मानना है कि सामाजिक आंदोलन या तो परिवर्तन के लिए हो सकते हैं या परिवर्तन के प्रतिरोध के लिए हो सकते हैं। इस प्रकार उनके लिए एक सामाजिक आंदोलन गैर संस्थागत तरीकों से सामाजिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का एक संगठित प्रयास है। संकल्पना का ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक आंदोलनों को एक विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझा जाए। उदाहरण के लिए, उत्तरी अमेरिकी समाज में 1930 के दशक में फांसीवादी और कम्युनिस्ट आंदोलनों से उभरते खतरों ने हेबरले 1951 जैसे विद्वानों को सामाजिक आंदोलनों को गैर संस्थागत सामूहिक राजनीतिक व्यवहार के संभावित खतरनाक रूपों के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें अगर अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो स्थिरता को खतरा था। जीवन के स्थापित तरीकों का हालांकि सामाजिक आंदोलन पूरी तरह से विनाशकारी नहीं है। एक सामूहिक शक्ति के रूप में उनमें कई रचनात्मक क्षमताएं हैं। ब्लूमर और अन्य जैसे कई विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों में मौजूद अनुकूली व्यवहार, समस्या समाधान और सीखने के अभिविन्यास के नए मानदंडों के उद्भव पर प्रकाश डाला है। 1950 और 1960 के दशक में टर्नर और किलियन, 1957 पार्सन्स, 1969 स्मेलर और अन्य विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों को सामूहिक व्यवहार के दृष्टिकोण से देखा। इस दृष्टिकोण में सामाजिक आंदोलनों को गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों के रूप में देखा जाता है, जो मौजूदा सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं, अपरिभाषित या असंरचित स्थितियों को संबोधित करने के लिए गठित होते हैं
और संरचनात्मक के कारण सामाजिक नियंत्रण या मानक एकीकरण के अंगों में टूटने के संदर्भ में समझा जाता है। परिवर्तन, परिणामी तनाव, असंतोष, हताशा और आक्रामकता व्यक्तियों को गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। इस व्यवहार पैटर्न में एक जीवन चक्र होता है जो सहज भीड़ कार्रवाई से लेकर सार्वजनिक और सामाजिक आंदोलनों के गठन तक चलता है। कोहेन 1995 671-72 CF, जैमिसन और आयरमैन 1991 14। प्रत्येक समाज की सामाजिक आंदोलनों के बारे में अपनी धारणा होती है जो उसकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं के आधार पर विकसित होती है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय विद्वानों ने अपनी सामाजिक राजनीतिक स्थितियों और बौद्धिक विरासत के आधार पर अमेरिकियों से अलग सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा बनाई, जबकि अमेरिका में इसे अनुभवजन्य रूप से देखने योग्य घटना के रूप में देखा जाता है। यूरोप में यह सैद्धांतिक रूप से जुड़ी हुई वस्तु के रूप में उभरा है। यूरोप में मार्क्सवादी सैद्धांतिक स्थिति का व्यापक रूप से पालन किया गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में वेबेरियन स्थिति का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवादी शासन को छोड़कर कल्याणकारी राज्य के दर्शन को विश्व स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। परिणामस्वरूप आधुनिक समाज में श्रम और पूंजी के बीच संस्थागत संघर्ष को वैध सामूहिक सामाजिक व्यवहार के रूप में मान्यता दी गई। आयरमैन और जैमिसन के अनुसार पश्चिमी यूरोप में मजबूत, संस्थागत, सुधारवादी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक आंदोलन ने प्रभावित किया कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक आंदोलनों की कल्पना कैसे की गई। जैसे जैसे श्रम और पूंजी के बीच संघर्ष सामाजिक लोकतांत्रिक परंपरा में संस्थागत हो गया, श्रमिक आंदोलनों को भी आधुनिक समाज में संगठित सामूहिक व्यवहार के रूप में एक वैध स्थान प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक आंदोलन विचारधारा विरोधी रहे। सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक संस्थाओं के बीच अंतर किया गया। स्मेल्सर सामान्य आंदोलनों, सामाजिक मानदंडों और मूल्यों में दीर्घकालिक बदलाव, दृष्टिकोण और चेतना में परिवर्तन, और सामाजिक आंदोलनों, दीर्घकालिक परिवर्तनों को आगे बढ़ाने वाले सामूहिक व्यवहार के तत्काल अवलोकन योग्य विस्फोट के बीच अंतर करता है। इस प्रकार वह आदर्शोन्मुख और मूल्योन्मुख सामाजिक आंदोलनों के बीच अंतर करते हैं। तदनुसार एक सामाजिक आंदोलन एक सामान्य आंदोलन की एक अवलोकनीय अभिव्यक्ति है। आयरमैन और जैमिसन 1991 17-18। विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलन विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में प्रकट हुए। उपनिवेशवाद विरोधी, श्रमिक और किसान आंदोलन व्यापक राजनीतिक अर्थों वाली सामूहिक कार्रवाइयों के प्रमुख रूप थे, जबकि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों का उद्देश्य उपनिवेशित देशों को शाही शक्तियों से मुक्त कराना था। श्रमिकों और किसान आंदोलनों ने दमनकारी पूंजीपतियों और जमींदारों को निशाना बनाया। जनसंख्या की राष्ट्रवादी भावना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, जबकि श्रमिक और किसान आंदोलन ज्यादातर मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष दर्शन के आधार पर आयोजित किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में सोवियत संघ, चीन, वियतनाम और क्यूबा में सफल श्रमिकों और किसान आंदोलनों ने विकासशील देशों में इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया। सामाजिक आंदोलनों के विभिन्न रूपों को राजनीतिक संस्कृति में व्यापक वैधता प्राप्त हुई। बढ़ती गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और वर्ग असमानता के सामने आबादी के एक बड़े हिस्से ने विरोध और अस्तित्व के साधन के रूप में संगठित सामूहिक कार्रवाई को स्वीकार किया। हालांकि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और नए आर्थिक आदेशों के साथ सामूहिक कार्रवाई के रूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 1950 के दशक के अंत से धारणा में बदलाव।
यूरोप और अमेरिका में स्थापित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को 1950 और 1960 के दशक में काले नागरिक अधिकारों, छात्रों, महिलाओं, शांति, समलैंगिक और पर्यावरण आंदोलनों के उद्भव से चुनौती मिली थी। मौजूदा सैद्धांतिक दृष्टिकोण इन आंदोलनों की व्याख्या नहीं कर सके, जो पहले के संगठित श्रमिक और श्रमिक वर्ग के आंदोलनों से एक तीव्र विचलन का प्रतीक था। इन प्रस्थानों को सामाजिक संरचना में मूलभूत बदलाव और उत्तरौद्योगिक समाज के उदय के कारण नए सामाजिक अभिनेताओं और श्रेणियों के उद्भव के रूप में देखा गया। उत्तरौद्योगिक आंदोलनों में औद्योगिक समाज की तुलना में भिन्न अभिनेता, संघर्ष और मुद्दे शामिल थे। अनुभवजन्य रूप से भी इन सामाजिक आंदोलनों ने नई विशेषताओं और विचारों को दिखाया, जिसके लिए नए व्याख्यात्मक ढांचे की आवश्यकता थी। टोरेन 1981-1983 ने इन घटनाओं को नए सामाजिक आंदोलनों के रूप में देखा जो नए सामाजिक हितों को जन्म देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सामूहिक इच्छा निर्माण के माध्यम से सामाजिक आंदोलन खुद को ऐतिहासिक परियोजनाओं के साथ सामूहिक अभिनेताओं के रूप में पहचानते हैं। यूरोपीय परंपरा इन कार्यों में नए ज्ञान की खोज और सामूहिक पहचान निर्माण पर केंद्रित थी। सामान्य दृष्टिकोण राजनीतिक परियोजनाओं और ऐतिहासिक कार्यों के वाहक के रूप में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण करना था। इस प्रकार यूरोपीय परंपरा में सामाजिक आंदोलनों को संरचनाओं और दीर्घकालिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखा जाता है, जिसमें पुराने सामाजिक आंदोलनों से नए को अलग करने पर ध्यान दिया जाता है। यूरोपीय समाजशास्त्रियों के लिए आंदोलन का राजनीतिक अर्थ महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अल्बर्टो मेलुची 1988 सामाजिक आंदोलनों को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं, जहां पहचान निर्माण एक प्रकार की नाटकीयता है। सामाजिक आंदोलन शक्ति को दृश्यमान बनाते हैं और समकालीन जीवन की प्रमुख अर्थ प्रणालियों या प्रतीकों को चुनौती देते हैं। वह सामाजिक आंदोलनों में पहचान के मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करते हैं, जिसे इस खंड की अगली 2 इकाइयों में शामिल किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी समाजशास्त्री ज्ञान और पहचान को गैर अनुभवजन्य वस्तुओं के रूप में देखते हैं। उनके लिए सामाजिक आंदोलन का ज्ञान घटक उन मुद्दों या विचारधाराओं को प्रदान करता है जिनके इर्दगिर्द आंदोलन संसाधन जुटाते हैं या व्यक्तियों का सामाजिककरण करते हैं। 1960 के दशक से सामूहिक व्यवहार दृष्टिकोण का संसाधन जुटाने के सिद्धांतकारों द्वारा विरोध किया गया है, जिसमें आंदोलन संगठनों की प्रभावशीलता पर जोर दिया गया है। जाल और मैककार्थी 1987 देखें। सामूहिक व्यवहारवाद के विकल्प के रूप में अमेरिकी परंपरा में संसाधन जुटाने का सिद्धांत यह पता लगाने के लिए उभरा कि कुछ आंदोलन दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों हैं। उदाहरण के लिए टिली 1978 सभी सामाजिक आंदोलनों के सामान्य हितों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में सामूहिक कार्रवाई की पहचान करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि सामूहिक क्रियाएं विशिष्ट अवसर संरचनाओं से संबंधित हैं। यह मानवीय कार्यों की तर्कसंगता पर जोर देता है, जहां सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने वाले अपनी भागीदारी की लागत और लाभों की गणना करते हैं। इस दृष्टिकोण में सामाजिक आंदोलनों को या तो सामाजिक संसाधनों को जुटाने में कुशल उद्यमियों के निर्माण के रूप में या सामाजिक तनाव और संघर्षों को दूर करने के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार अभिनेताओं की प्रेरणा को तर्कसंगत आर्थिक कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। संसाधन जुटाने के सिद्धांत का उद्देश्य अमेरिकी समाज में दिखाई देने वाले सामाजिक आंदोलनों को प्रबंधन के संदर्भ में रोकथाम की नीतिगत समस्या से जोड़कर व्याख्या करना है। उक्त 47 विकासशील देशों में सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा पारंपरिक रूप से मार्क्सवादी या प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से की गई है। हालांकि नए सामाजिक आंदोलनों के प्रसार, सामूहिक कार्यों के नए रूपों के उद्भव
नए संदर्भों में हिंसा के पुनरुत्थान और इन समाजों में सामूहिक कार्यों के नए रूपों की अभिव्यक्ति ने सामाजिक वैज्ञानिकों, नीति नियोजकों और के बीच महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है। सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करने में सामाजिक कार्यकर्ता। पश्चिमी समाजों में व्यापक रूप से लागू सैद्धांतिक उपकरणों का उपयोग करके इन समाजों में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रही है। चिंतन और कार्रवाई 29.1। सामाजिक आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? पहचान के मुद्दे को सामाजिक आंदोलनों के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में कैसे अवधारणाबद्ध किया गया है? सामाजिक आंदोलन और पहचान की संकल्पना। पूरे इतिहास में सामाजिक आंदोलन सामाजिक विकास और परिवर्तन का अभिन्न अंग रहे हैं। ये सामूहिक प्रयास अन्याय की साझा भावना से उभरते हैं और यथास्थिति को चुनौती देने और बदलने का लक्ष्य रखते हैं। सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन से सामाजिक संरचनाओं की जटिलताओं और सामूहिक कार्रवाई की गतिशीलता का पता चलता है। सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में पहचान की अवधारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहचान, चाहे वह वर्ग, लिंग, जातीयता या अन्य कारकों पर आधारित हो, अक्सर एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है जो व्यक्तियों को एक समान लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। इस निबंध में हम सामाजिक आंदोलनों की परिभाषा का पता लगाएंगे और जांच करेंगे कि इन आंदोलनों के भीतर पहचान को एक आवश्यक घटक के रूप में कैसे अवधारणाबद्ध किया गया है। सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करना। एक सामाजिक आंदोलन को लोगों के एक समूह द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने के सामूहिक, संगठित प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन आंदोलनों की विशेषता आम तौर पर एक साझा उद्देश्य, सदस्यों के बीच एकजुटता की भावना और निरंतर सामूहिक कार्रवाई होती है। सामाजिक आंदोलन स्थापित संस्थागत चैनलों के बाहर संचालित होते हैं और अक्सर मौजूदा सत्ता संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। वे स्थानीय जमीनी स्तर के प्रयासों से लेकर वैश्विक अभियानों तक के पैमाने में भिन्न होते हैं और नागरिक अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, श्रम अधिकारों और लैंगिक समानता सहित कई मुद्दों को शामिल कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों के समाजशास्त्रीय अध्ययन में उनकी उत्पत्ति, विकास, रणनीतियों और परिणामों को समझना शामिल है। चार्ल्स टिली, सिडनी टैरो और अल्बर्टो मेलुची जैसे विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न रूपरेखाओं की पेशकश करते हुए इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टिली की विवादास्पद राजनीति की अवधारणा, टैरो की राजनीतिक अवसर संरचना और सामूहिक कार्रवाई के सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक आयामों पर मेलुची का जोर कुछ प्रमुख सैद्धांतिक योगदान हैं, जो सामाजिक आंदोलनों की गतिशीलता को समझने में मदद करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में पहचान की भूमिका। सामाजिक आंदोलनों के विश्लेषण में पहचान एक केंद्रीय अवधारणा है। यह अपनेपन की सामूहिक भावना और साझा विशेषताओं को संदर्भित करता है जो एक समूह को परिभाषित करते हैं। पहचान नस्ल, जातीयता, लिंग, कामुकता, वर्ग, धर्म और राष्ट्रीयता सहित विभिन्न कारकों पर आधारित हो सकती है। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में पहचान प्रतिभागियों के बीच एकजुटता के स्रोत के रूप में और आंदोलन के लक्ष्यों और मांगों को तैयार करने के साधन के रूप में कार्य करती है। एकजुटता के स्रोत के रूप में पहचान सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करने वाले प्राथमिक तरीकों में से एक है प्रतिभागियों के बीच एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना। एकजुटता का तात्पर्य एकता और पारस्परिक समर्थन से है, जो व्यक्तियों को एक समूह के भीतर एक साथ बांधता है। जब व्यक्ति एक समान पहचान साझा करते हैं, तो वे एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक समान लक्ष्य की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक आंदोलनों के निर्माण और स्थायित्व के लिए अपनेपन की यह भावना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए,
संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीकी अमेरिकियों की साझा पहचान में गहराई से निहित था, जिन्होंने नस्लीय अलगाव और भेदभाव को चुनौती देने की मांग की थी। अफ्रीकी अमेरिकियों के बीच सामान्य पहचान की भावना ने सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता की नींव प्रदान की, जिससे आंदोलन समय के साथ खुद को बनाए रखने और महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करने में सक्षम हुआ। इसी तरह नारीवादी आंदोलन ने उन महिलाओं की साझा पहचान पर भरोसा किया है जो लिंग आधारित भेदभाव और असमानता का अनुभव करती हैं। सामूहिक महिला पहचान की मान्यता महिलाओं को उनके अधिकारों की वकालत करने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने के लिए एकजुट करने में सहायक रही है। फ्रेमिंग के साधन के रूप में पहचान सामाजिक आंदोलनों के लक्ष्यों और मांगों को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेमिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सामाजिक आंदोलन अपने मुद्दों, लक्ष्यों और रणनीतियों को अपने सदस्यों और व्यापक जनता दोनों के लिए बनाते और संप्रेषित करते हैं। अपने मुद्दों को पहचान के आधार पर तैयार करके सामाजिक आंदोलन अपने सदस्यों के विशिष्ट अनुभवों और शिकायतों को उजागर कर सकते हैं, जिससे उनकी मांगें अधिक सम्मोहक और समझने योग्य बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, LGBTQ+ आंदोलन ने अपने लक्ष्य समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक व्यक्तियों की पहचान के इर्द-गिर्द तय किए हैं। LGBTQ+ लोगों के अद्वितीय अनुभवों और चुनौतियों पर जोर देकर आंदोलन विवाह समानता, भेदभाव विरोधी कानून और आत्मपहचान के अधिकार जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम रहा है। यह पहचान आधारित फ्रेमिंग समर्थन जुटाने और कानूनी और सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी रही है। इसी तरह श्रमिक आंदोलन ने ऐतिहासिक रूप से श्रमिक वर्ग की पहचान के संदर्भ में अपनी मांगों को तैयार किया है। श्रमिकों के साझा अनुभवों जैसे शोषण, खराब कामकाजी परिस्थितियों और उचित वेतन के लिए संघर्ष को उजागर करके श्रमिक आंदोलन श्रमिकों के बीच एकजुटता बनाने और श्रम अधिकारों और सुरक्षा के लिए जोर देने में सक्षम रहा है। अंतर्विभागीयता और सामाजिक आंदोलन। किम्बरले क्रेनशॉ द्वारा प्रस्तुत प्रतिच्छेदन की अवधारणा पहचान और सामाजिक आंदोलनों के बीच संबंधों को और जटिल बनाती है। अंतर्विभागीयता यह मानती है कि व्यक्तियों की अनेक अतिव्यापी पहचानें होती हैं जो उत्पीड़न और विशेषाधिकार के उनके अनुभवों को काटती हैं और आकार देती हैं। यह अवधारणा यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि सामाजिक आंदोलन अपने सदस्यों की विविध और परस्पर जुड़ी पहचानों को कैसे संबोधित करते हैं। अंतर्विभागीय विश्लेषण सामाजिक आंदोलनों को उन व्यक्तियों के अनूठे अनुभवों को पहचानने और संबोधित करने की अनुमति देता है जो कई हाशिए वाले समूहों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, रंगीन महिलाओं को उनके लिंग और नस्ल दोनों के आधार पर भेदभाव का अनुभव हो सकता है और उनके अनुभव श्वेत महिलाओं या रंगीन पुरुषों से भिन्न हो सकते हैं। अंतर्विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक आंदोलन यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी रणनीतियां और मांगें समावेशी हैं और उनकी सदस्यता के भीतर विविध पहचानों को प्रतिबिंबित करती हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर BLM आंदोलन इस बात का एक समकालीन उदाहरण है कि अंतर्संबंध कैसे सामाजिक आंदोलनों को आकार दे सकता है। BLM अश्वेत व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस हिंसा और प्रणालीगत नस्लवाद के जवाब में उभरा, लेकिन यह अश्वेत महिलाओं, LGBTQ+ व्यक्तियों और अश्वेत समुदाय के भीतर अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों की परस्पर पहचान और अनुभवों को भी संबोधित करता है। इस अंतर्संबंध दृष्टिकोण ने BLM को एक व्यापक गठबंधन बनाने और नस्लीय न्याय से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने की अनुमति दी है। चुनौतियां और आलोचनाएं। जबकि पहचान सामाजिक आंदोलनों में एक शक्तिशाली शक्ति है, यह कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी प्रस्तुत करती है। एक चुनौती यह है कि पहचान की राजनीति व्यापक आंदोलनों में विभाजन पैदा कर सकती है। जब सामाजिक आंदोलन विशिष्ट पहचानों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो वे संभावित सहयोगियों को अलग-थलग कर सकते हैं जो उस पहचान को साझा नहीं करते हैं। इससे बिखराव हो सकता है और आंदोलन का समग्र प्रभाव कमजोर हो सकता है। पहचान की राजनीति के आलोचकों का तर्क है कि यह कभी-कभी व्यापक, प्रणालीगत परिवर्तन की कीमत पर व्यक्तिगत या समूह विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वे सावधान करते हैं कि पहचान पर अत्यधिक जोर उन बड़े संरचनात्मक कारकों को अस्पष्ट कर सकता है जो सामाजिक असमानता और अन्याय में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ग या नस्ल पर विचार किए बिना विशेष रूप से लिंग पहचान पर ध्यान केंद्रित करने से लैंगिक असमानता के मूल कारणों को संबोधित करने में नारीवादी आंदोलनों की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है। एक और आलोचना यह है कि पहचानाधारित आंदोलनों को सहयोजित या व्यावसायीकरण किया जा सकता है, जिससे उनकी कट्टरपंथी क्षमता कम हो सकती है। जैसे जैसे सामाजिक आंदोलन दृश्यता और लोकप्रियता हासिल करते हैं, यह जोखिम होता है कि उनके प्रतीकों और नारों को मुख्यधारा की संस्कृति द्वारा अपनाया जा सकता है और वास्तविक सामाजिक परिवर्तन के बजाय लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह प्रक्रिया, जिसे वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है, आंदोलन के मूल लक्ष्यों और संदेशों को कमजोर कर सकती है। मामले का अध्ययन। सामाजिक आंदोलनों में पहचान की भूमिका को और स्पष्ट करने के लिए हम 2 केस अध्ययनों की जांच करेंगे: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और LGBTQ+ अधिकार आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे पहचान सामाजिक आंदोलनों को आकार दे सकती है। इस आंदोलन की विशेषता भारतीयों में राष्ट्रीय पहचान की मजबूत भावना थी जो आत्मनिर्णय और औपनिवेशिक उत्पीड़न से मुक्ति की इच्छा में एकजुट थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने क्षेत्रीय, धार्मिक और जातिगत मतभेदों से परे एक सामूहिक भारतीय पहचान के महत्व पर जोर दिया। गांधी की स्वराज, स्वशासन की अवधारणा और अहिंसक प्रतिरोध पर उनका जोर एक साझा राष्ट्रीय पहचान में निहित था जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पहचान से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को उजागर किया। इन मतभेदों को पूरी तरह से सुलझाने में आंदोलन की असमर्थता के कारण विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण हिंसा और विस्थापन हुआ, जो सामाजिक आंदोलनों में पहचान की जटिलताओं और संभावित नुकसान को प्रदर्शित करता है। LGBTQ+ अधिकार आंदोलन। LGBTQ+ अधिकार आंदोलन इस बात का एक समकालीन उदाहरण है कि कैसे पहचान सामाजिक आंदोलनों को आकार दे सकती है। यह आंदोलन LGBTQ+ व्यक्तियों की साझा पहचान और अनुभवों से प्रेरित है, जो अपने यौन रुझान और लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और कानूनी असमानता का सामना करते हैं। 1969 के स्टोनवेल दंगों को अक्सर LGBTQ+ अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उद्धृत किया जाता है। LGBTQ+ व्यक्तियों, विशेष रूप से रंग की ट्रांसजेंडर महिलाओं के नेतृत्व में हुए इन दंगों ने LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक अधिक संगठित और दृश्यमान संघर्ष की शुरुआत की। तब से इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कई देशों में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, समलैंगिक विवाह को वैध बनाना और LGBTQ+ व्यक्तियों की दृश्यता और स्वीकृति में वृद्धि। LGBTQ+ अधिकार आंदोलन ने भी एक अंतर्विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है, यह मानते हुए कि LGBTQ+ व्यक्तियों को नस्ल, लिंग, वर्ग और अन्य कारकों के आधार पर कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। ऑड्रे लॉर्डे प्रोजेक्ट और नेशनल क्वीर एशियन पैसिफिक आइलैंडर अलायंस जैसे संगठन विभिन्न समुदायों के भीतर LGBTQ+ व्यक्तियों के अनूठे अनुभवों को संबोधित करने के लिए काम करते हैं, जो आंदोलन में
अंतर्संबंध के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। निष्कर्ष: सामाजिक आंदोलन जटिल और बहुआयामी घटनाएं हैं जो समाज को आकार देने और सामाजिक अन्याय को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहचान, चाहे वह नस्ल, लिंग, कामुकता या अन्य कारकों पर आधारित हो, सामाजिक आंदोलनों के निर्माण, लामबंदी और रूपरेखा में एक केंद्रीय तत्व है। जबकि पहचान एकजुटता के एक शक्तिशाली स्रोत और मांगों को स्पष्ट करने के साधन के रूप में काम कर सकती है, यह विभाजन, सहचयन और संकीर्ण फोकस की संभावना से संबंधित चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। सामाजिक आंदोलनों और पहचान का अध्ययन इन आंदोलनों के भीतर व्यक्तियों के विविध और परस्पर अनुभवों को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक आंदोलन अपने सदस्यों की विशिष्ट और अतिव्यापी पहचान को संबोधित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी रणनीतियां और मांगें समावेशी और प्रभावी हैं। अंततः, सामाजिक आंदोलनों की सफलता पहचान की जटिलताओं से निपटने और व्यापक गठबंधन बनाने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है, जो सार्थक सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। 29.3 सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति। सामाजिक आंदोलन कैसे शुरू होते हैं, इस पर कई सिद्धांत हैं। शास्त्रीय मॉडल में जन समाज, सामूहिक व्यवहार, स्थिति असंगतता, बढ़ती उम्मीदें और सापेक्ष अभाव जैसे विचार शामिल हैं। मास सोसाइटी थ्योरी। कोर्नहाउसर 1959 जैसे सिद्धांतकारों के अनुसार जन समाज में लोगों को एकीकृत करने वाली मध्यवर्ती संरचनाओं का अभाव है। इससे अलगाव, तनाव और सामाजिक विरोध की भावनाएं पैदा होती हैं। एक सामूहिक समाज में व्यक्ति मुख्य रूप से राज्य जैसी सामान्य सत्ता के साथ अपने संबंधों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र समूहों और संघों के बिना लोगों के पास अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए संसाधनों की कमी होती है। यह अलगाव और चिंता की प्रबल भावनाएं पैदा करता है, जिससे भागने जैसा चरम व्यवहार होता है। कोर्नहाउसर 1996-92। जन समाज में लोकतांत्रिक शासन की जगह कुलीन वर्ग का वर्चस्व हो गया है। व्यक्ति अलग-थलग हो जाते हैं और अभिजात वर्ग द्वारा आसानी से संगठित हो जाते हैं। कोर्नहाउसर का कहना है कि अलगाव से जन आंदोलनों के प्रति प्रतिक्रिया बढ़ती है, नाराजगी के लिए रास्ता मिलता है और एक अलग दुनिया का वादा मिलता है। इस प्रकार परमाणुकृत लोग आसानी से संगठित हो जाते हैं। वही 92 बी स्थिति असंगति सिद्धांत। ब्रूम 1959 और लेंस्की 1954 जैसे समर्थकों का मानना है कि किसी व्यक्ति की रैंकिंग और स्थिति, जैसे शिक्षा, आय, व्यवसाय, के बीच विसंगतियां तनाव, संज्ञानात्मक असंगति, असंतोष और विरोध का कारण बनती है। गंभीर स्थिति विसंगतियां व्यक्तिपरक तनाव और असंगति को जन्म देती हैं। गेशवेंडर 1971 सुझाव देते हैं कि ये परिस्थितियां प्रासंगिक स्थिति आयामों के बीच विसंगति की डिग्री के आधार पर असंगति और असंगति को कम करने वाले व्यवहार के विभिन्न स्तरों को उत्पन्न करती हैं। CF मैकेडम 1973 136। संरचनात्मक तनाव सिद्धांत। स्मेल्सर, लैंग और लैंग, टर्नर और किलियन द्वारा समर्थित सिद्धांत बताता है कि गंभीर संरचनात्मक तनाव सामाजिक आंदोलनों को जन्म दे सकता है। स्मेल्सर का तर्क है कि तनाव जितना गंभीर होगा, सामाजिक आंदोलन होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। सामाजिक आंदोलनों की ओर ले जाने वाले अनुक्रम सामाजिक तनाव के कारण संरचनात्मक कमजोरियों से शुरू होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी और अंततः सामाजिक आंदोलनों का कारण बनते हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण, प्रवासन और बेरोजगारी के कारण संरचनात्मक तनाव हो सकता है। बढ़ा हुआ व्यवधान सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन, जो मानक व्यवस्था को बाधित करता है,
संरचनात्मक तनाव का एक स्रोत है जो चिंता, कल्पना और शत्रुता को जन्म देता है। मैकएडम 1997। यह सिद्धांत राजनीतिक लक्ष्यों के बजाय व्यक्तियों पर तनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर जोर देता है। वही स्मेल्सर 5 अन्य कारकों के साथ साथ सामान्यीकृत मान्यताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। संरचनात्मक अनुकूलता, संरचनात्मक तनाव, एक अवक्षेपण कारक, प्रतिभागियों की गतिशीलता और एक सामूहिक प्रकरण के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में सामाजिक नियंत्रण की विफलता। स्मेल्सर, CF वॉल्श 1978, 156। इस प्रकार शास्त्रीय मॉडल सामाजिक आंदोलनों को संरचनात्मक तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है, जो राजनीतिक लक्ष्यों के बजाय तत्काल मनोवैज्ञानिक दबाव से प्रेरित होता है। मैकएडम 1996, 135 से 143। सापेक्ष अभाव सिद्धांत। सामाजिक आंदोलनों के अध्ययन में यह सिद्धांत प्रमुख हो गया है। मार्क्सवादी विश्लेषण में आर्थिक अभाव, धनवानों और असमानों के बीच सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है। एबरले 1966 का तर्क है कि अभाव के भी स्थिति, व्यवहार और मूल्य जैसे गैर भौतिक आधार होते हैं। सापेक्ष अभाव, वैध अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच का अंतर सामाजिक आंदोलनों का केंद्र है। गूर 1970 अभाव को आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक शक्ति और सामाजिक स्थिति में अपेक्षाओं और कथित क्षमताओं के बीच अंतर के रूप में देखते हैं। CF राव 1982। सांस्कृतिक पुनरुद्धार सिद्धांत। वालिस 1956 का तर्क है कि सामाजिक आंदोलन अधिक संतोषजनक संस्कृति बनाने के लिए समाज के सदस्यों द्वारा जानबूझकर संगठित और जागरूक कार्यों का परिणाम है। उन्होंने प्रगति के 4 चरणों का वर्णन किया है: सांस्कृतिक स्थिरता, व्यक्तिगत तनाव में वृद्धि, सांस्कृतिक विकृति और मोहभंग, और सांस्कृतिक पुनरुद्धार। अकेले तनाव या अभाव का कोई भी तत्व इन वस्तुनिष्ठ स्थितियों की व्यक्तिपरक धारणा के बिना किसी आंदोलन को उत्पन्न नहीं कर सकता है। सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्ति और निर्वाह के लिए विचारधारा, संगठन और नेतृत्व महत्वपूर्ण है। इन मुद्दों पर अगले भाग में चर्चा की जाएगी। चिंतन और कार्रवाई 29.2। आपने अपने समाज में अनेक असंतोषों को सामूहिक रूप से प्रकट होते देखा होगा। क्या इन सभी असंतोषों को सामाजिक आंदोलन कहा जा रहा है? उनकी उत्पत्ति क्या है? समाज में सामाजिक असंतोष और आंदोलनों पर चिंतन और कार्रवाई। सामाजिक असंतोष हर समाज में सर्वव्यापी है, जो अक्सर आर्थिक असमानता, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक दमन जैसे विभिन्न मुद्दों से सामने आता है। ये असंतोष सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और उन सभी को सामाजिक आंदोलनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। इस घटना की गहराई में जाने के लिए ऐसे सामूहिक असंतोष की उत्पत्ति के साथ साथ मात्र असंतोष और एक संरचित सामाजिक आंदोलन के बीच अंतर को समझना आवश्यक है। सामाजिक असंतोष को समझना। सामाजिक असंतोष एक समाज के भीतर लोगों के एक समूह के बीच असंतोष और अशांति की अभिव्यक्ति है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित कथित या वास्तविक शिकायतों से उत्पन्न हो सकते हैं। असंतोष मौन हो सकता है, व्यक्तियों के भीतर रह सकता है या मुखर हो सकता है, जहां इसे विरोध, हड़ताल या सार्वजनिक प्रदर्शन के अन्य रूपों के माध्यम से खुले तौर पर व्यक्त किया जाता है। सामाजिक असंतोष में कई कारक योगदान करते हैं। आर्थिक असमानता, धन वितरण में असमानता, बेरोजगारी और खराब कामकाजी परिस्थितियां अक्सर आर्थिक रूप से वंचित लोगों में निराशा और अशांति पैदा करती हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार और उत्पीड़न, सत्तावादी शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी और भ्रष्टाचार लोगों को अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सामाजिक अन्याय, जातिगत भेदभाव,
लैंगिक असमानता और नस्लीय पूर्वाग्रह जैसे मुद्दे सामाजिक असंतोष में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सांस्कृतिक दमन। जब एक प्रमुख संस्कृति अल्पसंख्यक समूहों की परंपराओं, भाषाओं या मान्यताओं का दमन करती है, तो इससे असंतोष पैदा होता है। पर्यावरणीय क्षरण। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश और पारिस्थितिक स्थिरता की उपेक्षा से सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो सकता है, खासकर ऐसी प्रथाओं से सीधे प्रभावित समुदायों के बीच। असंतोष से सामाजिक आंदोलन तक। सामाजिक असंतोष का प्रत्येक उदाहरण सामाजिक आंदोलन में विकसित नहीं होता है। असंतोष को एक सामाजिक आंदोलन में बदलने के लिए एक संरचित संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, नेतृत्व और निरंतर सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। सामाजिक आंदोलन उद्देश्यपूर्ण होते हैं और उनका लक्ष्य विशिष्ट सामाजिक परिवर्तन होता है, असंतोष के सहज विस्फोटों के विपरीत, जिनमें दिशा और दीर्घायु की कमी हो सकती है। सामाजिक आंदोलनों की विशेषताएं। सामूहिक कार्रवाई। सामाजिक आंदोलनों में लोगों का एक समूह शामिल होता है जो एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं। संगठित संरचना। उनके पास कुछ हद तक संगठनात्मक ढांचा होता है जो गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय करने में मदद करता है। सतत प्रयास। अल्पकालिक विरोध प्रदर्शनों के विपरीत, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आंदोलन एक अवधि तक जारी रहते हैं। साझा विचारधारा। किसी सामाजिक आंदोलन के प्रतिभागी परिवर्तन के लिए एक समान विचारधारा या दृष्टिकोण साझा करते हैं। परिवर्तनोन्मुख। उनका लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन लाना है। सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति। सामाजिक आंदोलन अक्सर तात्कालिक शिकायतों और गहरी संरचनात्मक स्थितियों के संयोजन से उभरते हैं। कई सिद्धांत उनकी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। सापेक्ष अभाव सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि सामाजिक आंदोलन तब उत्पन्न होते हैं जब लोग अपनी अपेक्षित और वास्तविक जीवन स्थितियों के बीच अंतर महसूस करते हैं। जब व्यक्ति या समूह उस चीज से वंचित महसूस करते हैं जिसके वे हकदार हैं, तो वे स्थिति को सुधारने के लिए जुट जाते हैं। संसाधन जुटाने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की सफलता उनके लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है, जैसे कि फंडिंग, नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच और संगठनात्मक कौशल। केवल असंतोष ही पर्याप्त नहीं है। किसी आंदोलन के विकास के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अवसर संरचना। यह ढांचा मानता है कि सामाजिक आंदोलन तब उभरते हैं जब अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे दमन में गिरावट, राजनीतिक विखंडन या संस्थागत शक्ति तक पहुंच। ये अवसर असंतुष्ट समूहों को बदलाव के लिए प्रेरित करने में सक्षम बनाते हैं। नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों के सांस्कृतिक और पहचान पहलुओं पर केंद्रित है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आधुनिक आंदोलन अक्सर केवल आर्थिक या राजनीतिक शिकायतों के बजाय पहचान, जीवन शैली और सांस्कृतिक मान्यता से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न होते हैं। भारत में सामाजिक आंदोलनों का केस अध्ययन। सामाजिक आंदोलनों में सामाजिक असंतोष की अभिव्यक्ति को समझने के लिए भारत के कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखना शिक्षाप्रद है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष केवल असंतोषों की एक श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित सामाजिक आंदोलन था। ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन और सांस्कृतिक अनादर में निहित इस आंदोलन की विशेषता महात्मा गांधी जैसी शख्सियतों के तहत इसका नेतृत्व, इसके संरचित अभियान जैसे असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और इसके निरंतर प्रयास थे। दशक। दलित आंदोलन। यह आंदोलन सदियों से चले आ रहे जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय से उत्पन्न हुआ। डॉक्टर B.R. जैसी हस्तियों के नेतृत्व में। अंबेडकर के अनुसार
इसने पदानुक्रमित जाति व्यवस्था को चुनौती देने और दलितों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की मांग करने की मांग की। आंदोलन की उत्पत्ति का पता दैनिक भेदभाव के तात्कालिक असंतोष और जाति उत्पीड़न की व्यापक संरचनात्मक स्थितियों दोनों से लगाया जा सकता है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उभरा। उत्तराखंड में यह पर्यावरण आंदोलन वनों के विनाश और व्यावसायिक कटाई के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण की प्रतिक्रिया थी। इसकी विशेषता स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं की सामूहिक कार्रवाई थी, जो पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें शारीरिक रूप से गले लगाती थी। इस आंदोलन ने तात्कालिक पारिस्थितिक असंतोष को भूमि के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंध के साथ जोड़ दिया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में यह आंदोलन भारत में व्यापक राजनीतिक भ्रष्टाचार की प्रतिक्रिया थी। इसने विरोध प्रदर्शनों, भूख हड़तालों और सविनय अवज्ञा के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों को संगठित किया। आंदोलन ने अधिक पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली का लक्ष्य रखते हुए जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग की। सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी की भूमिका। समकालीन समय में सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी ने सामाजिक आंदोलनों के परिदृश्य को बदल दिया है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों ने सूचना के तेजी से प्रसार, समर्थकों को जुटाने और वैश्विक दृश्यता को सक्षम किया है। इस डिजिटल क्रांति ने असंतुष्टों को आंदोलनों को अधिक प्रभावी ढंग से संगठित करने और बनाए रखने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार के बाद भड़के निर्भया आंदोलन ने सोशल मीडिया के माध्यम से गति पकड़ी। सार्वजनिक आक्रोश और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ऑनलाइन आयोजित किए गए, जिससे सरकार को यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सामाजिक आंदोलनों के समक्ष चुनौतियां। परिवर्तन लाने की अपनी क्षमता के बावजूद सामाजिक आंदोलनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दमन। सरकारें और अधिकारी अक्सर आंदोलनों को दबाने के लिए बल, सेंसरशिप और कानूनी उपायों का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक संघर्ष, वैचारिक विभाजन, नेतृत्व विवाद और प्रतिभागियों के बीच अलग अलग उद्देश्यों से आंदोलन कमजोर हो सकते हैं। स्थिरता। समय के साथ गति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, खासकर जब लगातार विरोध और संसाधन की कमी का सामना करना पड़ रहा हो। सहविकल्प। राजनीतिक दलों या अन्य संस्थाओं द्वारा आंदोलनों को सहविकल्प लेने का जोखिम है, जो उनके मूल लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। निष्कर्ष। सामाजिक असंतोष किसी भी समाज का स्वाभाविक हिस्सा है, जो इसके सदस्यों द्वारा अनुभव की गई विभिन्न शिकायतों और अन्यायों को दर्शाता है। हालांकि सभी असंतोष सामाजिक आंदोलनों में विकसित नहीं होते हैं। असंतोष को एक सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए संगठन, संसाधनों, निरंतर सामूहिक कार्रवाई और परिवर्तन के लिए एक साझा दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति बहुआयामी है, जिसमें तात्कालिक शिकायतें और व्यापक संरचनात्मक स्थितियां शामिल हैं। सापेक्ष अभाव, संसाधन जुटाना, राजनीतिक अवसर संरचना और नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत जैसे सिद्धांत इन मूलों को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समकालीन पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों तक कई सामाजिक आंदोलन बताते हैं कि कैसे असंतोष परिवर्तन के लिए संगठित प्रयासों को जन्म दे सकता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया समर्थन जुटाने और आंदोलनों को बनाए रखने का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सामाजिक आंदोलन सामाजिक असंतोष को दूर करने और समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र बने हुए हैं। उनकी गतिशीलता और उत्पत्ति को समझकर हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया को आकार देने में उनकी भूमिका की बेहतर सराहना कर सकते हैं। 29.4 सामाजिक आंदोलनों के घटक।
परंपरागत रूप से विचारधारा, सामूहिक लामबंदी, संगठन और नेतृत्व को सामाजिक आंदोलनों के महत्वपूर्ण भागों के रूप में देखा जाता है। विचारधारा एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत करती है और सामाजिक आंदोलन में सामूहिक कार्रवाई को उचित ठहराती है। यह समूह के प्रयासों को संगठित करने और उन्हें वैधता प्रदान करने में मदद करता है। किसी सामाजिक आंदोलन में विचारधारा को आकार देने के विभिन्न तरीके हैं। हालांकि नए सामाजिक आंदोलनों में विचारधारा की भूमिका की बारीकी से जांच की जाती है और इसके कुछ पहलुओं पर अगली इकाई में चर्चा की जाएगी। सामूहिक लामबंदी सामाजिक आंदोलन का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी आंदोलन के बढ़ने और आगे बढ़ने का तरीका काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को कैसे संगठित किया जाता है। यह लामबंदी कट्टरपंथी, अनौपचारिक, सहज और बड़े पैमाने पर हो सकती है, या यह अहिंसक, औपचारिक, सामयिक और सीमित हो सकती है। आंदोलन कट्टरपंथी से सुधारवादी या संस्थागत में भी बदल सकते हैं। इसका एक उदाहरण करिश्मा का नियमितीकरण है। नेतृत्व और संगठन सामूहिक गतिशीलता की प्रक्रिया से बंधे हैं। एक नेता करिश्माई व्यक्ति या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति हो सकता है। नए सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व, संगठन, विचारधारा और सामूहिक लामबंदी ने नए आयाम ग्रहण किए हैं। लंबे समय तक सामाजिक आंदोलन कार्यात्मकतावादी और मार्क्सवादी दोनों ढांचों में समाजशास्त्रीय अनुसंधान के दायरे में थे। प्रकार्यवादियों ने सामाजिक आंदोलनों को एक प्रणाली में संभावित व्यवधान के रूप में देखा, यह मानते हुए कि सामाजिक आंदोलनों को हाशिए पर रखकर सैद्धांतिक प्रणाली बरकरार रही। मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए केवल वर्गों को परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखते थे, अक्सर गैरवर्गीय आंदोलनों को आलोचनात्मक या शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते थे। स्कॉट 1990 समय के साथ ये एकतरफा व्याख्याएं सामाजिक आंदोलनों की जटिलता को समझने के लिए अपर्याप्त साबित हुई हैं, जिससे इस क्षेत्र में साहित्य का एक बड़ा समूह सामने आया है। इन अध्ययनों ने दुनिया भर के मामलों की जांच करके सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए कड़ी मेहनत की है। सामूहिक गतिशीलता को नए दृष्टिकोण से समझाने के लिए वे सामाजिक आंदोलनों के घटकों, विचारधारा, संगठन, लामबंदी पैटर्न, नेतृत्व, रणनीति, मुद्दे और व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं से उनके संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक के बाद से न केवल यह पहचानने की कोशिश की है कि सामाजिक आंदोलनों में नया क्या है, बल्कि इन आंदोलनों में सामान्य तत्वों को भी खोजना है। नए घटक, नए आदर्श, सामूहिक पहचान और संसाधन। नए सामाजिक आंदोलनों में मूल्यों, संस्कृति, व्यक्तिपरकता, आदर्शवाद, नैतिकता, पहचान और सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को नया महत्व मिला है। बर्टॉक्स 1990 इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि व्यक्तिपरकता और आदर्शवाद सामाजिक आंदोलनों के लिए आवश्यक है और इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सामाजिक आंदोलन सामूहिक पहचान और नए विचारों की भावना भी पैदा करते हैं। मेलुची नए सामाजिक आंदोलनों में सामूहिक पहचान निर्माण पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि सामाजिक आंदोलन नई सामाजिक पहचानों के आसपास विकसित होते हैं, जो सदस्यों को इस पहचान की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। मेलुची 1996, आयरमैन और जेमिसन 1991 का तर्क है कि सामाजिक आंदोलन नए विचारों, नए अभिनेताओं और नए विचारों के लिए सार्वजनिक स्थान बनाते हैं। 1991, 161 से 66। हेगेडस 1990 कहते हैं कि किसी आंदोलन में शामिल होना विवेक, भावना और जिम्मेदारी का मामला है। 1990, 266। हालांकि सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी हमेशा पहचान की तलाश के बारे में नहीं होती है।
यह राजनीतिक और भौतिक हितों को साधने के बारे में भी हो सकता है। टिली 1978 मैकेडम 1982 टैरो 1994 और अन्य सुझाव देते हैं कि सामाजिक आंदोलन बने हुए राजनीतिक अवसरों और चुनौतीपूर्ण समूहों के प्रति राज्य की ग्रहणशीलता से उत्पन्न होते हैं। ये विद्वान सामाजिक आंदोलनों में शामिल संसाधनों पर जोर देते हैं। टिली 1978 सामूहिक कार्रवाई को सामाजिक आंदोलनों के विशिष्ट सामान्य हितों को आगे बढ़ाने के रूप में वर्णित करता है। यह दृष्टिकोण, जिसे संसाधन जुटाना के रूप में जाना जाता है, मानता है कि सामूहिक क्रियाएं विशिष्ट अवसर संरचनाओं से जुड़ी होती हैं। यह मानवीय कार्रवाई की तर्कसंगता पर प्रकाश डालता है, जहां प्रतिभागी अपनी भागीदारी की लागत और लाभों का मूल्यांकन करते हैं। यह सिद्धांत सामाजिक आंदोलनों को संसाधन जुटाने में कुशल उद्यमियों के काम के रूप में या सामाजिक तनावों और संघर्षों के परिणामस्वरूप देखता है। इस प्रकार प्रतिभागियों की प्रेरणाओं को तर्कसंगत आर्थिक कार्यों के रूप में देखा जाता है। संसाधन जुटाने का सिद्धांत अमेरिकी सामाजिक आंदोलनों की प्रबंधन के संदर्भ में व्याख्या करता है और यह रोकथाम की नीतिगत समस्या से जुड़ा हुआ है। चिंतन और कार्रवाई 29.3 सामाजिक आंदोलनों में पहचान और विचारधारा की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सामाजिक आंदोलन जटिल घटनाएं हैं जो नागरिक अधिकारों से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और अक्सर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो महत्वपूर्ण घटक पहचान और विचारधारा है। यह विश्लेषण इन घटकों की प्रासंगिकता की जांच करेगा। यह जांच करेगा कि वे सामाजिक आंदोलनों के गठन, विकास और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक आंदोलनों में पहचान की भूमिका। एक सामूहिक पहचान का निर्माण। पहचान की अवधारणा सामाजिक आंदोलनों के निर्माण का अभिन्न अंग है। सामूहिक पहचान का तात्पर्य एक ऐसे समूह से संबंधित होने की साझा भावना से है जो मुख्यधारा के समाज से अलग है। यह सामूहिक पहचान वह आधार प्रदान करती है जिस पर आंदोलन खड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन एक साझा अफ्रीकी अमेरिकी पहचान से प्रेरित था जिसने व्यक्तियों को नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। 2. पहचान और लामबंदी। किसी उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को संगठित करने में पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि लोग मौजूदा मुद्दों से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनके सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने की अधिक संभावना होती है। यह संबंध अक्सर एक साझा पहचान से उत्पन्न होता है, जो नस्ल, लिंग, जातीयता, यौन अभिविन्यास या अन्य सामाजिक श्रेणियों पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए, LGBTQ+ अधिकार आंदोलन समर्थन और सक्रियता जुटाने के लिए अपने सदस्यों के साझा अनुभवों और पहचान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 3. पहचान और एकजुटता। साझा पहचान से आने वाली एकजुटता की भावना सामाजिक आंदोलनों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एकजुटता सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, जो सामूहिक कार्रवाई के लिए आवश्यक है। नारीवादी आंदोलन इसे अच्छी तरह से दर्शाता है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाएं लैंगिक समानता की वकालत करने के लिए एक साथ आई हैं, जो महिलाओं के रूप में एक साझा पहचान और लिंग आधारित भेदभाव के सामूहिक अनुभव से प्रेरित है। 4. पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति उन राजनीतिक गतिविधियों और विचारधाराओं को संदर्भित करती है जो उन सामाजिक समूहों के हितों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जिनसे लोग पहचान करते हैं। जबकि पहचान की राजनीति परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, यह सामाजिक आंदोलनों के भीतर विखंडन भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, किम्बरले क्रेनशॉ द्वारा पेश किया गया इंटरसेक्शनलिटी फ्रेमवर्क इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अतिव्यापी पहचान, जैसे नस्ल और लिंग,
भेदभाव और हाशिए के अनुभवों को जटिल बना सकती हैं। हालांकि यह विविध दृष्टिकोणों को संबोधित करके आंदोलन को समृद्ध कर सकता है, लेकिन यह आंदोलन के भीतर तनाव और विभाजन भी पैदा कर सकता है। सामाजिक आंदोलनों में विचारधारा की भूमिका। एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में विचारधारा। विचारधारा सामाजिक आंदोलनों के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करती है, विश्वासों और मूल्यों का एक सुसंगत सेट पेश करती है जो आंदोलन के लक्ष्यों और रणनीतियों का मार्गदर्शन करती है। उदाहरण के लिए, मार्क्सवादी विचारधारा ने कई श्रमिक और पूंजीवाद विरोधी आंदोलनों को प्रभावित किया है, पूंजीवादी प्रणालियों की आलोचना की है और श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक समानता की वकालत की है। 2. विचारधारा और प्रेरणा। विचारधारा किसी आंदोलन के भीतर व्यक्तियों के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह उनके कार्यों को अर्थ देता है और व्यापक सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में उनके संघर्षों को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण आंदोलन अक्सर उन विचारधाराओं से प्रेरित होता है जो प्रकृति के आंतरिक मूल्य और टिकाऊ जीवन की आवश्यकता पर जोर देती है। यह वैचारिक आधार कार्यकर्ताओं को पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करता है। 3. विचारधारा और रणनीति। सामाजिक आंदोलनों द्वारा अपनाई गई रणनीतियां और युक्तियां अक्सर उनकी अंतर्निहित विचारधाराओं से आकार लेती हैं। उदाहरण के लिए, अहिंसक प्रतिरोध एक ऐसी रणनीति है जिसे गांधीवादी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विचारधाराओं से प्रेरित आंदोलनों द्वारा नियोजित किया गया है, जो सामाजिक परिवर्तन प्राप्त करने के नैतिक और प्रभावी साधन के रूप में अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर जोर देते हैं। 4. वैचारिक सुसंगति एवं असंगति। जबकि एक सुसंगत विचारधारा एक आंदोलन को एकजुट कर सकती है और एक स्पष्ट दिशा प्रदान कर सकती है, वैचारिक असंगति आंदोलन के भीतर संघर्ष और विभाजन को जन्म दे सकती है। किसी आंदोलन के भीतर अलग अलग गुटों की विचारधारा की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, जिससे लक्ष्यों और रणनीति पर असहमति हो सकती है। उदाहरण के लिए, नारीवादी आंदोलन ने उदारवादी नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद और अन्य पहलुओं के बीच वैचारिक विभाजन देखा है, जिनमें से प्रत्येक की लैंगिक समानता की अपनी दृष्टि और इसे प्राप्त करने के तरीके हैं। पहचान और विचारधारा के बीच परस्पर क्रिया। 1. पूरक भूमिकाएं। सामाजिक आंदोलनों में पहचान और विचारधारा अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। पहचान भावनात्मक और सामाजिक गोंद प्रदान करती है जो आंदोलन को एक साथ रखती है, जबकि विचारधारा एक तर्कसंगत और नैतिक ढांचा प्रदान करती है जो आंदोलन के कार्यों का मार्गदर्शन करती है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन में एक साझा काले अफ्रीकी पहचान ने व्यक्तियों को नस्लीय अलगाव के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, जबकि नस्लीय समानता और न्याय की विचारधाराओं ने आंदोलन के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की। 2. तनाव और संघर्ष। पहचान और विचारधारा के बीच परस्पर क्रिया सामाजिक आंदोलनों के भीतर तनाव और संघर्ष को भी जन्म दे सकती है। ये संघर्ष आंदोलन के सदस्यों के बीच पहचान में अंतर या वैचारिक असहमति से उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को नस्लीय न्याय के लिए व्यापक संघर्ष के भीतर लिंग और कामुकता जैसे अंतर्विरोधी मुद्दों को संबोधित करने के तरीके पर आंतरिक बहस का सामना करना पड़ा है। आंदोलन की सुसंगतता और प्रभावशीलता के लिए इन विविध पहचानों और विचारधाराओं को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। 3. अनुकूलन और विकास। सामाजिक आंदोलन अक्सर अपनी पहचान और विचारधाराओं को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर विकसित होते हैं। यह अनुकूलनशीलता आंदोलन के अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, श्रमिक आंदोलन को वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और गिग अर्थव्यवस्था जैसे समसामयिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी पहचान और विचारधारा को अनुकूलित करना पड़ा है। ऐसा करने से आंदोलन प्रासंगिक बना रहता है और श्रम शोषण और असमानता के नए रूपों को संबोधित करने में सक्षम होता है। 4. पहचान,
विचारधारा और समावेशिता। सामाजिक आंदोलनों के लिए एक प्रमुख चुनौती एक समावेशी पहचान और विचारधारा बनाना है जो विविध सदस्यों और दृष्टिकोणों को समायोजित कर सके। जो आंदोलन ऐसा करने में विफल रहते हैं, उनके संभावित समर्थकों के अलग-थलग पड़ने और उनके प्रभाव के कमजोर होने का जोखिम रहता है। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आंदोलन, जिसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को संबोधित करना था, इस मुद्दे से जूझता रहा। एक स्पष्ट वैचारिक ढांचे और समावेशिता की प्रारंभिक कमी के कारण गति को बनाए रखने और ठोस लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मामले का अध्ययन। एक नागरिक अधिकार आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन पहचान और विचारधारा के बीच परस्पर क्रिया का एक सम्मोहक केस अध्ययन प्रदान करता है। यह आंदोलन सामूहिक अफ्रीकी अमेरिकी पहचान में निहित था, जिसने लामबंदी के लिए भावनात्मक और सामाजिक आधार प्रदान किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसी हस्तियों से प्रेरित अहिंसक प्रतिरोध और नागरिक अधिकारों की विचारधारा ने आंदोलन की रणनीतियों और कार्यों को निर्देशित किया। आंतरिक तनाव और वैचारिक बहस के बावजूद आंदोलन ने एकीकृत पहचान और सुसंगत विचारधारा की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक परिवर्तन हासिल किए। 2. महिला मताधिकार आंदोलन। महिला मताधिकार आंदोलन, जिसने महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, पहचान और विचारधारा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। प्रणालीगत मताधिकार से वंचित महिलाओं के रूप में साझा पहचान ने वर्ग और नस्लीय आधार पर महिलाओं के विभिन्न समूहों को एकजुट किया। लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों की विचारधारा ने उनकी सक्रियता के लिए एक शक्तिशाली तर्क प्रदान किया। हालांकि आंदोलन को नस्लीय और वर्ग विभाजन से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जो एकीकृत पहचान और विचारधारा को बनाए रखने की जटिलताओं को दर्शाता है। 3. पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन एक और उदाहरण है जहां पहचान और विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता अक्सर पृथ्वी के प्रबंधकों के रूप में अपनी पहचान साझा करते हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित होते हैं। पर्यावरणवाद की विचारधारा, जिसमें स्थिरता, संरक्षण और पारिस्थितिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं, उनके कार्यों और अभियानों का मार्गदर्शन करती है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी पहचान और विचारधारा को अनुकूलित करने की आंदोलन की क्षमता इसकी चल रही प्रासंगिकता और प्रभाव की कुंजी रही है। निष्कर्ष। पहचान और विचारधारा सामाजिक आंदोलनों के निर्माण, विकास और सफलता के लिए मौलिक है। पहचान भावनात्मक और सामाजिक आधार प्रदान करती है जो व्यक्तियों को एकजुट करती है और एकजुटता को बढ़ावा देती है, जबकि विचारधारा एक सुसंगत ढांचा प्रदान करती है जो आंदोलन के लक्ष्यों और रणनीतियों का मार्गदर्शन करती है। इन घटकों के बीच परस्पर क्रिया आंदोलनों के भीतर सामंजस्य और संघर्ष दोनों को जन्म दे सकती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता और दीर्घायु प्रभावित होती है। पहचान और विचारधारा की भूमिकाओं को समझने और गंभीर रूप से विश्लेषण करके हम सामाजिक आंदोलनों की गतिशीलता और सार्थक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 29.5 सामाजिक आंदोलनों का परिवर्तन। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक जीवन चक्र होता है और वह परिवर्तनों से गुजरता है। ये आंदोलन नियमित हो सकते हैं और समय के साथ समर्थन खो सकते हैं। क्लार्क, ग्रेसन और ग्रेसन 1975-19। यह परिवर्तन प्रक्रिया संदर्भ, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। जाल ने सामाजिक आंदोलनों की तुलना की और पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में आंदोलन सुधारवादी हो जाते हैं, जबकि पूर्वी यूरोप में वे अक्सर शासन को चुनौती देते हैं। जाल 1988, 19-24। विकसित समाजों में आम विपक्षी संस्कृति।
जमीनी स्तर पर संगठन, अपरंपरागत रणनीति और असंतुष्टों को अपने साथ लेने की राज्य की क्षमता की कमी के कारण सामाजिक आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ऑब्जर्चेल 1978, गैमसन 1975, वॉल्श 1978। अधिकांश आंदोलन संस्थागत हो जाते हैं। टिली 1998 ने कहा कि राज्य के ढांचे के भीतर एक राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन एक राजनीतिक अभियान है, न कि कोई पार्टी या संघ। इसमें स्थापित राजनीतिक स्थिति के बिना एक समूह की ओर से सत्ता में बैठे लोगों के लिए मांगों या चुनौतियों की एक श्रृंखला शामिल है। टिली 1985, 735 से 36। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विचारधारा, संगठन, नेतृत्व, व्यक्तिपरकता, आदर्शवाद और परिवर्तन की इच्छा जैसे तत्व सामाजिक आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों में परिवर्तन से आंदोलन के चरित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है और इसके आधार पर आंदोलनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पी.एन. मुखर्जी 1979 ने आंदोलनों को उनके द्वारा वांछित परिवर्तन की सीमा और प्रकृति के आधार पर क्रांतिकारी या अर्धांदोलन के रूप में वर्गीकृत किया। क्रांतिकारी आंदोलनों का लक्ष्य व्यापक व्यवस्था परिवर्तन होता है, जबकि अर्धांदोलन व्यवस्था के भीतर परिवर्तन चाहते हैं। समाजशास्त्री ध्यान देते हैं कि सामाजिक आंदोलन अंततः नियमित हो जाते हैं। एक विरोध आंदोलन कट्टरपंथी विचारों से शुरू हो सकता है, लेकिन समय के साथ एक स्थापना बन सकता है। राव 1985 के अनुसार जब एक स्पष्ट विचारधारा वाला आंदोलन एक राजनीतिक दल बन जाता है तो वह एक आंदोलन नहीं रह जाता। 1985, 251। सिंघा रॉय 1992 ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण करने के लिए समय के साथ उनकी गतिशीलता को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। इन आंदोलनों का वैचारिक पुनर्निर्देशन और संगठन सामूहिक लामबंदी से जुड़ा रहता है। इस प्रकार समय के साथ लामबंदी संस्थागत हो जाती है। टी.के. ओमन 1994 ने कहा कि लामबंदी और संस्थागतकरण सहअस्तित्व में है। संस्थागतकरण नई लामबंदी के अवसर प्रदान करता है। इन प्रक्रियाओं को विरोधी ताकतों के बजाय आंदोलन के विभिन्न चरणों के रूप में देखा जाना चाहिए। संस्थागतकरण लामबंदी को समाप्त नहीं करता बल्कि अक्सर इसे बढ़ाता है। ओमेन 1994, 251 से 53। ओमन 1984 ने संस्थागतकरण को स्थिर अंतःक्रिया पैटर्न और स्वीकृत मूल्यों, मानदंडों, भूमिकाओं और प्रथाओं के आधार पर विभेदित व्यवहार की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में संस्थागत उद्यमियों की भूमिका पर जोर दिया, लेकिन कहा कि हर कोई उनकी पहल को स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार संस्थागतकरण नौकरशाही या यथास्थिति को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन निरंतर परिवर्तन के लिए मूल्य असहमति पैदा कर सकता है। ओमेन 1984, 234 से 5। केरल में कृषि श्रमिक आंदोलन के अपने अध्ययन में उन्होंने कहा कि नौकरशाही संरचनाओं और एक समानांतर अभिजात वर्ग के विकास के साथ साथ चल रही लामबंदी संस्थागतकरण की ओर ले जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि संस्थागतकरण आवश्यक रूप से लामबंदी को रोकता या धीमा नहीं करता है, जो किसी आंदोलन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। लामबंदी में सामूहिक कार्रवाई शामिल होती है जो राजनीति को बदल देती है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नई संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे नए संस्थानों का निर्माण और संस्थागतकरण होता है। गतिशीलता समय के साथ बदलती तीव्रता के साथ एक सतत प्रक्रिया है। ओमेन 1984, 238। भारत में सामाजिक आंदोलनों के परिवर्तन की जांच करते समय बिपिन चंद्रा 1996 ने किसानों और छोटे जमींदारों सहित जनता के उग्रवाद और आत्मबलिदान पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निर्भरता पर प्रकाश डाला। इस आंदोलन ने तीव्र जन आंदोलनों और अधिक निष्क्रिय,
कानूनी चरणों के बीच वैकल्पिक करने की रणनीति का पालन किया। चंद्रा ने कहा कि गांधी की रणनीति में सहयोजित हुए बिना कानूनी स्थान का उपयोग किया गया, जनता के साथ संपर्क बनाए रखा गया और उनकी ऊर्जा का उपयोग किया गया। यह रणनीति ग्रामशी की स्थिति के युद्ध से मिलती जुलती है, जिसमें आंदोलन का युद्ध और भूमिगत युद्ध शामिल था। गांधीजी का निष्क्रिय प्रतिरोध स्थिति का युद्ध था, जो विभिन्न संदर्भों में आंदोलन का युद्ध या भूमिगत युद्ध बन गया। बहिष्कार स्थिति का युद्ध था, हड़ताल आंदोलन का युद्ध था और युद्ध के लिए गुप्त तैयारी भूमिगत युद्ध थी। ग्रामसी 1996-23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जन संघर्ष और कानूनी चरणों के बीच बारी-बारी से स्थिति के युद्ध की इस रणनीति को अपनाया। संघर्ष विराम के रूप में वर्णित इस प्रक्रिया में यह मान लिया गया कि स्वतंत्रता संग्राम कई चरणों से होकर गुजरेगा और औपनिवेशिक शासन से सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त होगा। चिंतन और क्रिया 29.3। अपने ज्ञात अनुभव या सूचना के द्वितीयक स्रोत के आधार पर किसी सामाजिक आंदोलन के परिवर्तन का जीवन इतिहास लिखें। शीर्षक: भारतीय महिला अधिकार आंदोलन का विकास, परिवर्तन की यात्रा। परिचय: भारतीय महिला अधिकार आंदोलन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और लैंगिक समानता की वकालत करने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सदियों से चले आ रहे इस आंदोलन में गहरा परिवर्तन आया है, जो स्थानीय संघर्षों से विधायी परिवर्तन और सामाजिक दृष्टिकोण को चलाने वाली राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। व्यक्तिगत अनुभवों और माध्यमिक स्रोतों दोनों पर आधारित यह प्रतिबिंब भारतीय महिला अधिकार आंदोलन के गतिशील इतिहास पर प्रकाश डालता है, प्रमुख मील के पत्थर, चुनौतियों और लैंगिक न्याय के लिए चल रही खोज पर प्रकाश डालता है। प्रारंभिक जड़ें और स्थानीय संघर्ष। भारतीय महिला अधिकार आंदोलन की जड़ें औपनिवेशिक युग में खोजी जा सकती हैं, जब महिलाओं ने सती, बाल विवाह और पर्दा जैसी दमनकारी प्रथाओं को चुनौती देना शुरू किया था। राजा राम मोहन राय, एक प्रमुख समाज सुधारक, ने सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसी प्रथा जहां विधवाओं से अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी। उनके प्रयासों की परिणति 1829 में सती विनियमन अधिनियम के पारित होने के रूप में हुई, जो उभरते महिला आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और सावित्रीबाई फुले जैसी महिला कार्यकर्ता लैंगिक समानता, महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और पुनर्विवाह के अधिकार की वकालत करती रहीं। इन शुरुआती अग्रदूतों ने नारीवादियों की भावी पीढ़ियों की नींव रखी, भारत भर में महिलाओं को अपने अधिकारों की मांग करने और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रवाद का उदय और महिलाओं की भागीदारी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ, जिससे महिलाओं को राजनीतिक सक्रियता में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उपजाऊ जमीन मिली। सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट जैसी शख्सियतें प्रमुख नेताओं के रूप में उभरीं, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन से आज़ादी की वकालत की, बल्कि राष्ट्रवादी विमर्श के भीतर महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। मताधिकार आंदोलन ने गति पकड़ी, महिलाओं ने अपने पुरुष समकक्षों के साथ बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग करने वाला एक प्रस्ताव शामिल था, जो स्वतंत्रता के लिए व्यापक संघर्ष के भीतर महिला आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता था। स्वतंत्रता के बाद के संघर्ष और कानूनी सुधार। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति ने भारतीय महिला अधिकार आंदोलन में एक नए चरण को चिह्नित किया,
क्योंकि महिलाओं ने स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को मूर्त लाभ में बदलने की मांग की। 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को स्थापित किया गया, जिससे लिंग आधारित अन्याय को दूर करने के लिए कानूनी सुधारों की नींव रखी गई। 1950 और 60 के दशक में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम जैसे भेदभावपूर्ण कानूनों में सुधार के लिए ठोस प्रयास देखे गए। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं ने विवाह, विरासत और संपत्ति के स्वामित्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए विधायी परिवर्तनों के लिए अथक पैरवी की। हालांकि प्रगति अक्सर धीमी और असमान थी। गहरी जड़ें जमा चुके पितृसत्तात्मक रवैये ने बदलाव में भयानक बाधाएं पैदा की। 1970 और 80 के दशक में चिपको आंदोलन और दहेज विरोधी आंदोलन जैसे जमीनी स्तर के आंदोलनों का उदय हुआ, जिसने जनता की राय को प्रेरित किया और पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा में सबसे आगे लाया। इन आंदोलनों ने सामाजिक न्याय के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए लिंग, वर्ग और जाति की अंतर्संबंधता पर प्रकाश डाला। नारीवादी चेतना का उदय और वैश्विक प्रभाव। 20वीं सदी के अंत में पूरे भारत में नारीवादी चेतना में वृद्धि देखी गई, जो वैश्विक नारीवादी आंदोलनों और शैक्षणिक संस्थानों में महिला अध्ययन कार्यक्रमों के प्रसार से प्रेरित थी। नारीवादी विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने स्त्रीत्व और पुरुषत्व की पारंपरिक धारणाओं की आलोचना की, प्रचलित रूढ़ियों को चुनौती दी और लिंग संवेदनशील नीतियों और प्रथाओं की वकालत की। 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाई गई बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच ने वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया। इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी ने राष्ट्रीय महिला आयोग और स्थानीय शासन निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों को प्रेरित किया। चुनौतियां और निरंतरताएं। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारतीय महिला अधिकार आंदोलन असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें लगातार लिंग आधारित हिंसा, आर्थिक असमानताएं और परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक प्रतिरोध शामिल हैं। गहरे पैठे पितृसत्तात्मक रवैये और संस्थागत भेदभाव लैंगिक समानता की प्राप्ति में भयानक बाधाएं पैदा करते हैं, जिसके लिए निरंतर सामूहिक कार्रवाई और वकालत की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। भारतीय महिला अधिकार आंदोलन की यात्रा उन अनगिनत महिलाओं और पुरुषों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जिन्होंने लैंगिक न्याय के लिए अथक संघर्ष किया है। दमनकारी रीति रिवाजों के खिलाफ स्थानीय संघर्ष के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर विधायी परिवर्तन और सामाजिक दृष्टिकोण को चलाने वाली राष्ट्रीय शक्ति के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक आंदोलन में गहरा परिवर्तन आया है। फिर भी संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और लैंगिक समानता की खोज एक सतत प्रयास बनी हुई है, जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। जैसा कि हम महिला आंदोलन की पिछली उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करते हैं, आइए हम भावी पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। निष्कर्ष। इस खंड के पहले भाग में हमने बहुत सी चीजों के बारे में बात की है, जिनके बारे में हम अगले 3 भागों में और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे। आरंभ करने के लिए हमने बताया कि सामाजिक आंदोलन क्या है और वे कितने बड़े हो सकते हैं। हमने देखा है कि लोगों ने समय के साथ, विशेषकर 1950 के दशक के उत्तरार्ध से, सामाजिक आंदोलनों के बारे में कैसे सोचा है। हमने नए सामाजिक आंदोलनों और वे कैसे उत्पन्न हुए, इसके बारे में भी बात की है, और हमने तुलना की है कि यूरोप, अमेरिका और भारत में सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन कैसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त
हमने पता लगाया है कि सामाजिक आंदोलन कहाँ से आते हैं और क्या चीज उन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। अंत में हमने इस बात पर चर्चा की कि भारत में विशेष रूप से सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन कैसे किया जाता है।